हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपका एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छा से चल रहा होगा। साथियों, बहुत समय से ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस में ये मांग आ रही थी कि सर प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए, भारत के प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए कुछ वीडियो बनाइए जिससे हमें आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका लाभ मिल सके। तो राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसियां आगामी स्तर पर आने वाली है, तो हमने प्राचीन भारत के कुछ चरणबद्ध तरीके से कुछ वीडियो हम लोग बनाएंगे। जैसे 7-8 वीडियो आपके सामने आएगा, तो उन वीडियो को एक बार आप देख लेंगे तो उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन, आपकी बहुत सारी जो क्वेरी है उसको आप जो भी आपकी इसमें समस्या आ रही है उसको आप सॉल्व कर सकेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से यानी कि हम लोग प्राचीन भारत को यहाँ पर समझेंगे और चरण बाई चरण आपके सामने जो भी वीडियो आएंगे उसमें हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। साथियों, सर्वप्रथम हम लोग पाषाण काल के बारे में बात करेंगे, जिसमें पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, 3 भागों में पाषाण काल को डिवाइड किया गया है। मैं इस वीडियो के अंत में आपको ये बताऊंगा कि स्रोत के आधार पर भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है और किस आधार पर बांटा गया है उसकी चर्चा हम अंत में करेंगे। सबसे पहले हम पाषाण काल को देखते हैं। तो सबसे पहले प्राचीन भारत में पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पूरा पाषाण काल का समय जो है वो ये पैलियोलिथिक एज मानी जाती है। तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि पूरा पाषाण काल किस एज का है या किस काल का है, तो पैलियोलिथिक एज का आपको ध्यान रखना है, जिसको मैंने पी से यहाँ दर्शा रखा है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसे हम मिसोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। यहाँ लिथिक शब्द का जो अर्थ है, इसका अर्थ पत्थर से है, तो आप ध्यान रखिएगा इसका अर्थ पत्थर है। मिसो मीन मध्य, और पाषाण को ही हम लोग पत्थर कहते हैं। तो ये मध्य पत्थर का काल है, ये पूरा पाषाण काल है। पैलियो यानी पूरा और लिथिक यानी पाषाण यानी पत्थर का काल। इसी प्रकार से नव पाषाण काल को हम नियोलिथिक काल या नियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। तो पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल को मिसोलिथिक और नव पाषाण काल को नियोलिथिक के नाम से जाना जाता है। इसका जो समय है पूरा पाषाण काल का, वो 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी का माना जाता है। मध्य पाषाण काल का 10,000 से 4,000 बीसी का माना जाता है। इसी प्रकार से नव पाषाण काल का जो काल है वह 10,000 बीसी से 1,000 बीसी माना जाता है। यहाँ बीसी शब्द का क्या मीन है, इसके लिए हम बीसी और एडी को समझने के लिए एक अलग से मैं वीडियो बना लूंगा, उसके बारे में आप विस्तृत से डिटेल से समझ पाएंगे और बीसी और एडी में क्या फर्क है और ये काल कैसे देखा जाता है उसको अलग वीडियो में हम लोग देख लेंगे। आप देखिएगा कि पूरा पाषाण काल में जो मानव थे, यानी कि पत्थर का काल जो है, यानी कि पाषाण शब्द का अर्थ पत्थर है, तो पत्थर के काल में यानी कि पूरा पाषाण काल का जो समय था उसमें लोग क्या कार्य करते थे, तो लोग संग्राहक और आखेटक का कार्य करते थे। मीन आखेटक का यहाँ अर्थ है शिकार करना, आखेट यानी शिकार करना। तो पूरा पाषाण काल में जो मानव क्या करता था, शिकार का काम करता था। और संग्राहक पहले शिकार करता था, मांस जो रहता था उस मांस को खाता था, और क्योंकि पशुओं को मारा जाता था तो पशु को मारकर जो शिकार से जो मांस मिलता था उससे मांस को खाकर जो बचता था उसे संग्रह कर लेता था, यानी कि संग्राहक यानी संग्रह कर लेता। जब उसे फिर जरूरत पड़ती तो उस समय वो उसी मांस, जो बचे हुआ मांस जो होता था उसी का शिकार में जो प्राप्त होता था उसी को ग्रहण करता था। इसी प्रकार से पूरा पाषाण काल में शिकार और साथ में संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई गई। मध्य पाषाण काल में लोगों ने, यानी कि पूरा पाषाण काल में संग्रह और आखेट के साथ साथ मध्य पाषाण काल के लोगों ने पशुपालन को सीख लिया। यानी कि मीन मध्य पाषाण काल के लोग क्या कर रहे हैं, संग्राहक और आखेटक का कार्य इन्होंने पहले से ये जानते थे, अब इन्होंने पशुपालन करना शुरू कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य पाषाण काल में सबसे पहले पशुपालन की शुरुआत हुई। इसी प्रकार नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई। तो आपको ध्यान रखना है
पूरा पाषाण काल में संग्राहक और आखेटक का कार्य करते थे। उसके बाद मध्य पाषाण काल में पशुपालन और उसके बाद में कृषि की जाती थी। कौन से काल में? नव पाषाण काल में। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि नव पाषाण काल में कृषि और मध्य पाषाण काल में पशुपालन। तो आपको ध्यान रखना है कि मानव ने सर्वप्रथम शिकार और संग्रह करने को सीखा, उसके बाद मनुष्य ने पशुपालन और पशुपालन के बाद उन लोगों ने कृषि करना सीखा, यानी खेती करने का कार्य शुरू किया। तो एग्जाम में जब पूछा जाए कि पशुपालन कौन से काल की देन है, तो पाषाण काल और पाषाण काल में मध्य पाषाण काल। क्या कृषि से पूर्व पशुपालन शुरू हुआ? यस। क्या पशुपालन से पहले कृषि शुरू हुई? नहीं, पहले पशुपालन फिर कृषि की शुरुआत होती है। तो पशुपालन मध्य पाषाण काल में, कृषि नव पाषाण काल में। हम यहाँ देख रहे हैं कि पाषाण काल पूरा पत्थर यानी कि पत्थरों का है। तो लोग शिकार करने के लिए जो हथियार उपयोग में लेते थे वह किसी धातु के बने हुए नहीं थे। ये जो औजार हैं ये भी पत्थर के बने हुए हैं, यानी कि पत्थरों के ही औजार थे, उन्हीं का प्रयोग किया जाता था। तो आप पूरा पाषाण काल में देखेंगे कि यहाँ पर जो उपकरण प्रयोग लिए गए पूरा पाषाण काल में, इन उपकरणों को मेगालिथिक या मेगालिथ उपकरण कहा जाता था। इसका मीन यहाँ क्या है? तो बड़े बड़े पत्थर से बने हथियार होते थे, पत्थर होता था, पत्थर के बने हथियार थे, उनका उपयोग कर शिकार किया जाता था। यहाँ पर कोई धातु यहाँ पर नहीं था, क्योंकि धातु जो है जो पाषाण काल के बाद यानी कि ताम्र जो युग आएगा ताम्र पाषाण, उसमें धातु की खोज हुई थी। तो आप देखेंगे यहाँ पर पत्थर का उपयोग किया जाता था और बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए हथियारों का प्रयोग पूरा पाषाण काल में किया जाता था, जिसे मेगालिथ उपकरणों के नाम से जानते थे। मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए हथियारों का प्रयोग किया जाता था, जिसे माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता था। और नव पाषाण काल में पत्थर से बने हुए इन औजार जो क्या होते थे? नुकीले होते थे और तेज धारदार वाले हथियार होते थे, यानी कि क्या होती थी? ग्रसित एवं पॉलिशदार होते थे। यानी कि इनको क्या किया जाता था? यानी कि हथियारों को पत्थर के माध्यम से घिस करके उन्हें और तेज धार किया जाता था और पॉलिशदार जैसे दिखते थे। तो उपकरण पूरा पाषाण में मेगालिथ, मध्य में माइक्रो और नव पाषाण काल में नुकीले और तेज धारदार उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। अब आप देखेंगे कि पूरा पाषाण काल में सबसे पहले मानव के द्वारा आग की खोज की गई। किसकी खोज की गई? आग की खोज की गई। मध्य पाषाण काल के लोगों में सबसे पहले व्यापक मात्रा में मृद भांड के अवशेष मध्य पाषाण काल से मिले, क्योंकि मृद भांड यहाँ मिट्टी के बर्तनों से हैं, तो व्यापक मात्रा में मिट्टी के बर्तनों के अवशेष सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए। उसके बाद प्रक्षेपास्त्र तकनीक यानी कि तीर कमान बनाना यानी कि इनको चलाना, पत्थर फेंकना आदि की जो टेक्निक थी वो भी मध्य पाषाण काल की देन थी। और नव पाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ? तो सबसे पहले कृषि हुई। तो कृषि की खोज, सबसे पहले कृषि का प्रारंभ कौन से काल में? नव पाषाण काल से। स्थायी बसावट, लोगों ने एक ही जगह पर, पहले लोग घुमक्कड़ की तरह एक स्थान पर, जैसे आज शिकार किसी दूसरी जगह पर किया, फिर किसी और जगह पे जहां शिकार करते थे उसी के आसपास रहते थे। लेकिन लोगों ने नव पाषाण काल में आते आते लोगों ने स्थायी बसावट से यानी कि एक ही जगह पर रहना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद पहिए का आविष्कार भी नव पाषाण काल में हुआ और गर्तगृह यानी कि लोग गहरा खड्डा खोदते थे और उस खड्डे में एक ही जगह रहना पसंद करते थे, यानी कि रहने की शुरुआत किया, यानी कि गड्ढे में रहना प्रारंभ लोगों ने नव पाषाण काल में किया। अब पूरा पाषाण काल के जो अवशेष हैं वो हमारे को कौन कौन से स्थलों से प्राप्त हुए हैं उसके बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल की जानकारी हमारे को मद्रास संस्कृति से संबंधित पल्लवरम नामक स्थान से सबसे पहले हमें पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि चेन्नई के निकट स्थित स्थल है, ध्यान रखना है। उसके बाद सोहन नदी, यहाँ एक सिंधु की सहायक नदी है जो कि पाकिस्तान रावलपिंडी के आसपास बहती थी और ये सिंधु की सहायक नदी है। तो इस नदी सोहन नदी के आसपास भी इस पूरा पाषाण काल से संबंधित अवशेष हमारे को स्थल से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद भीमबेटका ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में कई बार इसको सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि रॉक पेंटिंग के साक्ष्य के अवशेष सर्वप्रथम कहां से मिले हैं? तो भीमबेटका से मिले हैं और भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से
तीनों ही काल के यानी पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल से जुड़े हुए, तीनों ही काल से जुड़े हुए रॉक पेंटिंग के अवशेष भीमबेटका से प्राप्त हुए, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और हरमोरा जो कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, यहाँ से भी प्रथम मानव खोपड़ी के साक्ष्य सबसे पहले पुरापाषाण काल में हरमोरा नामक जगह मध्य प्रदेश से हमें प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से मध्य पाषाण काल में मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थलों में सबसे पहले बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है, और यहीं से सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में बागोर भीलवाड़ा के अलावा आदमगढ़ मध्य प्रदेश से भी पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य कौन से काल में प्राप्त हुए? मध्य पाषाण काल में। कहां से? बागोर भीलवाड़ा से, और मध्य प्रदेश में आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा संबंधित स्थल महादहा यूपी, वीरभानपुर वेस्ट बंगाल और सांबर जयपुर से भी हमें मध्य पाषाण काल से जुड़े हुए अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से दोस्तों नवपाषाण काल से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ का है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, यह स्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के साक्ष्य सर्वप्रथम कौन से काल से प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण काल से। और कहां से कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं, यानी कि फर्स्ट साक्ष्य सर्वप्रथम कहां से मिले हैं? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। बुरजाहोम जम्मू कश्मीर, यहाँ पर कब्र जो बनी हुई थी, उस कब्र में मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी साथ में दफनाया गया, ऐसे प्रमाण भी हमें बुरजाहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कोल्डी हवाई उत्तर प्रदेश के अंदर है, जहां से सर्वप्रथम चावल के प्रमाण मिले हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कृषि के साक्ष्य के साथ साथ चावल के भी जो प्रमाण है, ये दोनों ही चीज हमें कहां से प्राप्त हो रही है? नवपाषाण काल से। इसका मीन कृषि सबसे पहले कौन से काल में हुई? नवपाषाण काल में। इसके अलावा पैतमपल्ली और उतनूर नामक, पैतमपल्ली तमिलनाडु और उतनूर आंध्र प्रदेश, ये भी नवपाषाण काल से जुड़े हुए प्रमुख स्थल हैं। तो साथियों आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये तीनों ही पाषाण काल के प्रमुख काल हैं जिनको हमने समझा है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो साथियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अब स्रोत के आधार पर इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया गया है वो आपको समझाने का प्रयास करता हूं। समझिएगा, स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? यहां समझिएगा कि स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा है। इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं आपको ध्यान रखना है। इसमें पहला जो भाग है इसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। कौन सा काल? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा जो काल है, इस काल को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो काल है, उस काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। समझिएगा ये क्या चीज है, यानी कि हमने अभी जो पाषाण काल जो पढ़ा था, ये प्राग ऐतिहासिक काल का एक प्रमुख काल है। समझिए कैसे। प्राग ऐतिहासिक जो काल है, इस काल में 2 प्रकार के अवशेषों के माध्यम से हम किसी भी काल को जान सकते हैं। देखिएगा, जिसमें एक पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर पुरातात्विक साक्ष्य, यानी कि जैसे किसी भी सभ्यता में जो भी उपकरण, औजार, जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, वह पुरातात्विक साक्ष्य होता है। और साथ साथ में एक होता है साहित्यिक साक्ष्य, जिसके अंदर ग्रंथ, उपनिषद, ये पुस्तकें, ये सारी प्राप्त होती है, उसे साहित्यिक साक्ष्य कहा जाता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल वह काल जिसमें साहित्यिक कोई भी साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य ही हमें प्राप्त हुए। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल में हमें पुरातात्विक
साक्ष्य ही प्राप्त हुए, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य यहाँ से प्राप्त, अवशेष इसके प्राप्त नहीं हुए। ऐसा हमारा जो काल है वह काल पाषाण काल है। कौन सा काल है? पाषाण काल। ये पाषाण जो काल है यह काल प्रागैतिहासिक काल का एक काल है, पाषाण काल। तो इसमें पुरातात्विक स्थल तो मिले हैं लेकिन साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब हम देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल। इसमें भी मैं यहाँ पर शॉर्ट में इसको पुरातात्विक को पी और साहित्यिक को एस लिख रहा हूं। तो आप यहाँ देखिएगा, पी मीन पुरातात्विक और एस का मीन यहाँ पर साहित्यिक है। तो आदि ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त हुए ही हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ में साहित्यिक साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। लेकिन जैसे हुए हैं, लेकिन ये जो साहित्यिक जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, जिसकी लिपि अभी तक किसी के द्वारा अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसलिए यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य ही मान्य है। साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं, यानी कि ग्रंथ उपनिषद आदि मिले हैं, लेकिन उनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ऐसा जो काल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ जो काल है वह आदि ऐतिहासिक काल में आता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ऐतिहासिक जो काल है इसको भी दो भागों में हम देख रहे हैं। यहाँ पर पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों ही काल हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जिसमें पुरातात्विक जो साहित्य है ये भी ऐतिहासिक काल में मिला है और साहित्यिक जो साक्ष्य है वो यहाँ मिले भी हैं और इनकी लिपि को पढ़ा भी गया है। तो आपने देखा कि यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और ऐतिहासिक साक्ष्य भी मिले हैं। ये जो काल है वो वैदिक काल के बाद का जितना भी काल रहेगा ये पूरा ही काल कौन सा काल हो जाएगा? ऐतिहासिक काल होगा, जिसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों मिले हैं और साहित्यिक की जो लिपि है उसे भी पढ़ी गई है। जैसे ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ये सभी इस वैदिक काल और वैदिक काल के बाद का जो काल आएगा उसमें पूरी की पूरी लिपि को पढ़ा गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा स्रोत के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से प्राचीन भारत के चरणबद्ध तरीके से और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपके बेसिक को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। धन्यवाद साथियों।